जय हिंद साथियों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अमन दुबे क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को। यह ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का यह मैप आप देख सकते हैं, व्हाइट बोर्ड में मैंने बनाया है। तो यदि हम बात करें इस नदी तंत्र के बारे में तो यह ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों को आज हम पढ़ेंगे। जैसा कि मैप में आप देख भी पा रहे होंगे, यह ब्रह्मपुत्र की यदि बात करी जाए तो यह ब्रह्मपुत्र नदी यदि हम देखें तो विश्व के बड़ी नदियों में से एक यह मानी जाती है। यह 2900 किलोमीटर की इसकी लंबाई है लगभग। तो हम बात करते हैं इस एक बड़ी नदी, इस ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। तो ब्रह्मपुत्र नदी में सबसे पहले हम इसके उद्गम को जानेंगे कि इसका उद्गम यानी यह कहां से यह नदी निकलती है। तो यह नदी की यदि बात करी जाए तो यह नदी तिब्बत के चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। यह नदी तिब्बत के चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। और यदि हम बात करें यह चेमा युंगडुंग ग्लेशियर और उसी के बगल में आप देख सकते हैं मैंने एक और बनाया है जिसे हम मानसरोवर कहते हैं। यह मानसरोवर झील या चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, या आपने एक नाम और सुना होगा कैलाश पर्वत, जो कि हमारी धार्मिक आस्था का भी यह एक जगह है। भगवान शिव का यहाँ पर मतलब हम बहुत ही ज़्यादा एक प्रसिद्ध यहाँ पर एक मंदिर है जिसे हम मानते हैं। और यह कैलाश पर्वत हो या मानसरोवर हो या चेमा युंगडुंग ग्लेशियर हो या एक नदी जो कि बहुत ही फेमस नदी है, जब हम आपको सिंधु नदी पढ़ाएंगे तब उसमें हम उसकी चर्चा करेंगे, जिसका नाम है सतलुज नदी। यह राकसताल झील या जिसे हम राक्षसताल कहते हैं, यह भी यहीं पर ही स्थित है। मैंने मैप में बनाया नहीं है, लेकिन आपको मैं बता दूं अधिक जानकारी के लिए कि चाहे तो मानसरोवर हो या कैलाश पर्वत हो या चेमा युंगडुंग ग्लेशियर हो या राकसताल झील हो, यह सारी की सारी चीजें एक ही जगह पर स्थित है। मतलब कुछ एग्जाम्पल के तौर पर ऐसा आप समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ा एक विशाल क्षेत्र है यह तिब्बत का, जहां पर यह सारी चीजें यहां पर स्थित हैं। तभी आपने देखा होगा कि एग्जाम में, चाहे आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि बात करें तो आपने देखा होगा बुकों में लिखा रहता है कहीं पर सिंधु नदी मानसरोवर से, तो कहीं एक जगह जैसे कि वहां पर एक विशेष स्थान का नाम वहां पर दे देता है, स्पेशली एक नाम। तो अलग अलग नाम आपने बुकों में देखा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सारी चीजें वहीं पर ही स्थित हैं, इसलिए बुकों में थोड़ा थोड़ा अलग अलग दे देता है। लेकिन आप एक साथ ऐसे याद रख सकते हैं कि ये सारी चीजें, ये सारे झील या ग्लेशियर एक बड़े स्थान पर स्थित हैं और वहीं से ये नदियां निकलती हैं। इसलिए आपको बुकों में कहीं कहीं अलग अलग देखने को भी मिल जाता है। लेकिन हम पढ़ेंगे अभी ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को। और यह ब्रह्मपुत्र नदी की यदि बात करी जाए तो यह चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, यह तिब्बत के चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है यह ब्रह्मपुत्र नदी। फिर जब यह ब्रह्मपुत्र नदी यह आगे बढ़ती है तो आप देख सकते हैं कि जब यह नदी चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलेगी, फिर यह नदी आगे बढ़ते हुए यह 1100 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और उसके बाद यह भारत के सबसे पूर्वी राज्य, जिसे हम क्या कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश, यानी हमारे भारत देश का, हमारे प्यारे भारत देश का सबसे पूर्वोत्तर का यह राज्य, सबसे पूर्वी राज्य जो अरुणाचल प्रदेश है, यहां पर यह नदी प्रवेश करती है। तो हम देखेंगे कि यह नदी जब निकलती है, यह ब्रह्मपुत्र जिसे हम ब्रह्मपुत्र कहते हैं, जब यह नदी चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है तो इसे सांगपो नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सांगपो नाम से। यानी जब यह नदी निकलती है तो इसे सांगपो नाम से जाना जाता है। फिर यह नदी 1100 किलोमीटर की दूरी तय करती है और यहां पर एक मैंने ये बनाया है जिसे हम क्या कहते हैं, एक पर्वत है जिसका नाम है नामचा बरवा। ठीक है, इस नामचा बरवा पर्वत जो कि हमारे भारत देश में नहीं है, यह चाइना में है। और यहां से यह नदी यू टर्न ले लेती है। आप देख सकते हैं यह नदी पूरी तरह से यू टर्न ले लेती है और उसके बाद यह भारत में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। एक क्वेश्चन यहां से और बन जाता है कि आपसे यह पूछा जा सकता है कि यह नदी, यह जो ब्रह्मपुत्र जिसे हम कहते हैं, तो यह नदी जब भारत में प्रवेश करती है तो यह किस दर्रे से होकर गुजरती है या किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रेड कलर से मैंने एक दर्रा बनाया है जिसका नाम है यांग्याप दर्रा, क्योंकि दर्रे की परिभाषा यही होती है। दर्रा मतलब इंग्लिश से इसे पासेस कहा जाता है, यानी
तो यदि बात करी जाए तो इन दर्रों की, तो यह दर्रा जो है जिसका नाम है यांग्याप दर्रा, यह यांग्याप दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है यह शांगपो नदी और यह ब्रह्मपुत्र नदी। अभी हम इसके नाम आपको बताएंगे। तो यह शांगपो नदी, यह यांग्याप दर्रा जो कि आप देखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश राज्य में है, और दर्रे उन्हें कहा जाता है जो कि यदि इसकी परिभाषा की बात करी जाए कि दो पहाड़ों के बीच का रास्ता, मान लीजिए एक पहाड़ ये है और दूसरा पहाड़ ये है, और इसके बीच का जो रास्ता होगा उसे ही हम दर्रा कहते हैं। ठीक है। तो दो पहाड़ों के बीच के रास्ते को दर्रा कहा जाता है, और इन्हीं के बीच से होकर यह शांगपो नदी, या जिसे हम ब्रह्मपुत्र भी कहेंगे, अभी आप देखते चलिएगा, जब मैं आपको पूरा मैप पढ़ा दूंगा तो आपको इसके नाम भी समझ में आ जाएंगे। तो इस नदी को यदि हम बात करें तो यहीं से होकर यह अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है, नामचा बरवा पर्वत से यह यू टर्न लेती है, और उसके बाद यह हमारे अरुणाचल प्रदेश होते हुए यह असम राज्य होते हुए, और उसके बाद यह नदी बांग्लादेश चली जाती है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई। अब यदि बात करी जाए इस ब्रह्मपुत्र के नाम की, सबसे पहले इस पे नाम पे चर्चा करते हैं। इसके यदि बात करी जाए तो इस ब्रह्मपुत्र नदी के 4 नामों से जाना जाता है। इस ब्रह्मपुत्र नदी को 4 नामों से जाना जाता है। सबसे पहले जब यह नदी निकलती है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर तिब्बत से, तो इसे सांगपो नाम से जाना जाता है। यह नदी को किस नाम से जाना जाता है? सांगपो नाम से। फिर यह नदी जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो यहाँ के लोग इसे दिहांग कहते हैं। क्या नाम से जानते हैं अरुणाचल प्रदेश के लोग इस सांगपो को? दिहांग कहते हैं। जब यह नदी असम राज्य में प्रवेश करती है तो इसे यहाँ के लोग ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। मतलब अब ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र कहाँ कहा जाता है? असम राज्य में कहा जाता है। उसके बाद यह नदी आगे बढ़ते हुए यह बांग्लादेश चली जाती है, और बांग्लादेश के लोग इस ब्रह्मपुत्र को जमुना नाम से जानते हैं। यह रेड कलर से मैंने नाम लिख दिए हैं। यह जमुना, यह ब्रह्मपुत्र, यह दिहांग और यहाँ शांगपो, इस नदी को रेड कलर से मैंने बनाया है, और रेड कलर से ही इसके मेन नामों को मैंने लिखा है। मतलब जो इसे जिस नाम से जाना जाता है इन नामों को मैंने लिखा है। बाकी यदि बात करी जाए नीले कलर से तो यह इसकी हेल्पिंग रिवर है। अभी इन पे हम चर्चा करेंगे। यानी हमने क्या सीखा कि ब्रह्मपुत्र नदी के कितने नाम? ब्रह्मपुत्र नदी के 4 नाम आपने जाने। सबसे पहले जब यह नदी निकलती है तो इसे सांगपो नाम से जाना जाता है। जब यह नदी भारत में अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है तो अरुणाचल प्रदेश के लोग इसे दिहांग के नाम से जानते हैं। फिर यह नदी जब यह ब्रह्मपुत्र नदी जब असम राज्य में पहुंचती है तो वहां के लोग इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। फिर यह नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो बांग्लादेश के लोग इसे जमुना नाम से जानते हैं, और यह इसके बाद यह गंगा से मिल जाती है यह ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में। अभी इस पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इस तरह आपने सीखा कि ब्रह्मपुत्र के 4 नाम, पहला सांगपो, दूसरा दिहांग, तीसरा ब्रह्मपुत्र, चौथा जमुना। ठीक है, इस तरह और भी यदि हम इसमें बात करें तो इस ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में यदि हम देखें तो इस ब्रह्मपुत्र की बहुत सारी सहायक नदियां भी हैं, इसकी बहुत सारी हेल्पिंग रिवर भी हैं। यदि बात करी जाए कि इसकी सहायक नदियों की, तो हम देखते हैं कि यदि नीले कलर से मैंने इसकी सहायक नदियों को बनाया है, जैसा कि मैप में आप देख भी सकते हैं, यह नीले कलर से जितनी भी हैं इसकी एक सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो आप देख भी सकते हैं मैप में। तो चलिए एक एक करके इनके सहायक नदियों पर हम चर्चा करना चालू करते हैं। तो यदि बात करी जाए कि इसके सहायक नदियों की दाईं और बाईं ओर से मिलने वाली, यह ब्रह्मपुत्र नदी के दाईं और बाईं ओर से मिलने वाली इन सहायक नदियों की, तो जो ऊपर की ओर से आकर नदियां मिल रही हैं वो उसके दाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं, और जो उसके नीचे की ओर से मिल रही हैं नदियां, यह इसके बाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं। और किसी भी नदी का यदि दायां और बायां जानना है तो उसके डायरेक्शन को हम ध्यान देंगे कि जिस ओर नदी बहेगी, मान लीजिए यह एक नदी है और जब यदि यह इस डायरेक्शन में यदि यह बह रही है तो इसका दायां और बायां कहां होगा? तो ऊपर की ओर यदि जो हम देखेंगे इस नदी का यदि डायरेक्शन की बात करें तो जिस ओर नदी बहती है उसमें उस बहने की दिशा को हम देखते हैं। और तो यदि हम देखेंगे कि इस नदी के दाएं और बाएं की, तो इस नदी का जो ऊपर की ओर वाला हिस्सा होगा वो उसका बायां होगा और नीचे वाला हिस्सा उसका दायां होगा। तो इस तरह हम किसी भी नदी का हम दायां और बायां बता सकते हैं। तो
तो नदी के दिशा के डायरेक्शन को देखते हुए, यानी नदी जिस ओर बहती है उसकी दिशा पे यदि हम देखें, उस डायरेक्शन को यदि देखें, तो हम किसी भी नदी का दायां और बायां बता सकते हैं। तो इसी तरह इस नदी में यदि बात करी जाए तो यह नदी आप देखेंगे इस डायरेक्शन में बहकर आ रही है, तो इसके जो ऊपर की ओर जो मिलने वाली नदियां हैं उसके दाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं, और जो नीचे की ओर नदियां हैं वो उसके बाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं। तो चलिए इन नदियों के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले यदि बात करी जाए तो दिहांग नदी की, ठीक है। सबसे पहले यदि बात करी जाए इस दिहांग नदी की, तो यह दिहांग नदी यह अरुणाचल प्रदेश से यह नदी निकलती है, और अरुणाचल प्रदेश में ही जाकर यह किससे मिल जाती है, इस दिहांग या इस ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के लोग इस ब्रह्मपुत्र को इस ब्रह्मपुत्र को दिहांग नाम से जानते हैं अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो इस नदी को यदि हम बात करें तो दिहांग इसकी एक सहायक नदी है इस ब्रह्मपुत्र नदी की। यदि और बात करते हैं शुभंश्री नदी की, यह शुभंश्री नदी भी यह इसके दाईं ओर से मिलने वाली नदी है। यदि बात करी जाए इस शुभंश्री की, जैसा कि आप देख भी सकते हैं इस शुभंश्री नदी को, यह शुभंश्री नदी यदि हम बात करें, यह शुभंश्री नदी यह इसके क्या है, यह इसकी एक सहायक नदी है। और शुभंश्री यह हम देखेंगे हिमालयी क्षेत्रों से निकलने वाली एक नदी है। यह बहुत ही ऊंचाई से हिमालयी क्षेत्रों से यह नदी निकलती है, और यह इसकी बड़ी सहायक नदियों में से एक है इस ब्रह्मपुत्र की। और असम राज्य में जाकर यह नदी यह शुभंश्री नदी असम राज्य में जाकर इस ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं, एक नदी है मानस नदी, यह भी भूटान देश से निकलती है, यानी यह भी हिमालयी क्षेत्रों से निकलती है, और यह जाकर असम राज्य में यह मानस नदी जाकर ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। यदि बात करी जाए अब तीस्ता नदी की, यह तीस्ता नदी यह सिक्किम राज्य से निकलती है, और यह सिक्किम राज्य से निकलने वाली यह तीस्ता नदी यह भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और लेकिन यह ब्रह्मपुत्र से दोस्तों यह भारत में नहीं मिलती है, यह जाकर यह यमुना से मिलेगी बांग्लादेश में। क्योंकि मैंने अभी तो आपको सिखाया कि जो हमने 4 नाम इसके सीखे, सबसे पहला शांगपो, दूसरा दिहांग, और तीसरा ब्रह्मपुत्र, चौथा यमुना। तो यह नदी तीस्ता यह भारत से निकलती है यह नदी, लेकिन यह भारत में नहीं मिलती है ब्रह्मपुत्र से, यह जाकर कहाँ मिलती है, बांग्लादेश में मिलती है। और बांग्लादेश में दोस्तों ब्रह्मपुत्र को यमुना कहा जाता है। मैंने अभी इससे पहले ही आपको भी बताया था कि यह यमुना से जाकर यह तीस्ता नदी मिलती है। और यहीं एग्जामिनर ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछता है कि ऐसी कौन सी नदी है ब्रह्मपुत्र की जो भारत से निकलती है लेकिन भारत में जाकर ब्रह्मपुत्र से नहीं मिलती है। तो यह एक तीस्ता नदी ही है जो निकलती तो भारत से है लेकिन यह भारत में नहीं मिलती, यह जाकर बांग्लादेश में जाकर यह यमुना से मिलती है या ब्रह्मपुत्र से मिलती है। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि ब्रह्मपुत्र को ही यमुना कहा जाता है बांग्लादेश में। इसके बाद यदि हम इसके बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियों की बात करी जाए तो यहाँ पर इसकी 2 छोटी सहायक नदियां हैं जो कि अरुणाचल प्रदेश से निकलती हैं। एक का नाम है लोहित नदी, दूसरे का नाम है दिबांग नदी। याद रखिएगा दिबांग, ठीक है। दिबांग और लोहित नदी भी इसकी क्या है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। इसके बाद यदि बात करी जाए कि एक और सहायक नदी की, जिसके यदि बात करते हैं हम धनसिरी की, यह धनसिरी भी क्या है, इसकी एक छोटी सहायक नदी है। जैसा कि मैप में आप देख भी सकते हैं, यह मैंने सारे नाम आपको लिख दिए हैं। अभी आप इसके इसकी स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिएगा तो चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। आप मैप भी इसका बना सकते हैं। तो धनसिरी की यदि बात करी जाए तो धनसिरी भी इसकी एक सहायक नदी है इस ब्रह्मपुत्र की, ठीक है। तो इस तरह आपने इसकी सहायक नदियों को जाना। यह ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में यदि हम और जानकारी आपको दें तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में यदि हम और चर्चा करें तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि यहाँ पर एक नदी मैंने बनाई है जिसका नाम है बराक नदी। यह बराक नदी यह नागालैंड से निकलती है और उसके बाद यह बांग्लादेश जाती है। और बांग्लादेश के लोग इस बराक नदी को किस नाम से जानते हैं, इसके यदि बात करें तो सूरमा नाम से जानते हैं। और यह सूरमा नदी जब या बराक नदी, यह बराक या इसे हम सूरमा कहें, या जब जाती है यह दोस्तों यह गंगा से मिलती है, तब हम देखेंगे इस गंगा से जब मिलेगी तो यह मेघना नाम से जानी जाती है। तो चलिए इसको मैं एक क्रम से आपको सारी चीजें पढ़ाता हूं। हमने देखा कि यह गंगा नदी तंत्र है। यह गंगा नदी यदि बात करें, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको गंगा नदी तंत्र के बारे में भी पढ़ाएंगे, लेकिन गंगा के बारे में यदि बात करी जाए तो यह गंगा नदी जो कि गंगोत्री
ग्लेशियर से निकलती है और यह देवप्रयाग से बनती है यह गंगा। तो इसकी यदि बात करी जाए तो यह 5 राज्यों से होते हुए यह गंगा, जो कि हरे कलर से मैंने मैप में बनाई है, यह बांग्लादेश में जाकर प्रवेश करती है। और जब बांग्लादेश में जाकर यह गंगा जाती है तो गंगा को बांग्लादेश के लोग उसे पद्मा नाम से जानते हैं। यह पद्मा मैंने लिख दिया है। और आप देख पा रहे हैं कि यह ब्रह्मपुत्र जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो यह जमुना नाम से जानी जाती है। और यह जमुना जब पद्मा से मिलती है, यानी पद्मा वही गंगा है, जब यह गंगा यानी पद्मा से मिलती है यह जमुना यानी ब्रह्मपुत्र, तो इसका जो संयुक्त धारा होती है वो पद्मा ही कहलाती है। इसका नाम चेंज नहीं होता। यानी जमुना देख सकते हैं मैप में, यह जमुना नदी यह जाकर जब ब्रह्मपुत्र से यह जमुना या ब्रह्मपुत्र जब यह गंगा नदी से मिलती है, यानी जब यह बांग्लादेश में गंगा को ही तो पद्मा कहा जाता है, जब यह पद्मा से मिलती है तो इनकी संयुक्त धारा पद्मा ही कहलाती है। फिर यह नदी पद्मा नाम से आगे बढ़ेगी। ये वही गंगा जिसे हम गंगा या पद्मा कहते हैं, बांग्लादेश के लोग इसे पद्मा कहते हैं। जब यह आगे बढ़ती है फिर यह नागालैंड से निकलने वाली बराक नदी जब यह पर बांग्लादेश में जाकर यह पद्मा से मिलती है तो इसकी संयुक्त धारा मेघना कहलाती है। अब यह मेघना के नाम से यह गंगा, जिसे हमने बांग्लादेश के लोगों ने पद्मा कहा था, और यह जमुना का जल भी लेकर चली जाती है कहां पर, बंगाल की खाड़ी में। यह आप देख सकते हैं, यह है बंगाल की खाड़ी, ठीक है। और यहां पर चाहे तो जमुना नदी हो जिसे हम ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं, उसका जल भी जाकर गंगा से मिलता है, यानी गंगा को जिसे हम पद्मा कहते हैं बांग्लादेश में, उसमें जाकर मिलता है। और इन सब का जल अब गंगा गंगा नहीं रह जाती, अब गंगा गंगा नदी न रह जाएगी, ना गंगा को अब पद्मा भी नहीं कहेंगे। जब यह जाकर डूबती है तो यह मेघना नाम से डूबती है। और यही मैं आपको बताना चाहता था कि गंगा जिसे हम गंगा, हमारी पवित्र नदी गंगा, यह बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। और यह पद्मा ही आगे जाकर जब डूबेगी, यानी गंगा यानी पद्मा जब आगे जाकर डूबती है बंगाल की खाड़ी में तो यह मेघना नाम से डूबती है। यह मैं आपको बताना चाहता हूं। और साथ ही साथ आप देखेंगे जैसे हम ब्रह्मपुत्र कहा हमने, वह बांग्लादेश में जाकर जमुना बन गई और जमुना जाकर मिली किससे, पद्मा से। और ये पद्मा सबका जल ले जाकर मेघना नाम से जाकर डूब जाती है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में। तो यही आपको सीखना था इसमें। तो यह ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, इसमें यही इतना ही था। साथ ही साथ और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से आजकल पूछे जाते हैं, जैसे कि यह यदि बात करी जाए इस ब्रह्मपुत्र की, तो ब्रह्मपुत्र में हम देखेंगे कि विश्व का सबसे बड़ा एक नदी द्वीप जिला है जिसे हम कहते हैं मांजुली द्वीप, ठीक है। द्वीप किसे कहा जाता है, जो चारों ओर पानी से घिरा ऐसा क्षेत्र, यानी कुछ ऐसा क्षेत्र जो चारों ओर पानी से घिरा हो उसे ही द्वीप कहा जाता है। तो द्वीप यानी यह द्वीप है। और यह द्वीप कैसा है, यह नदी में बना द्वीप है। यानी ब्रह्मपुत्र एक विशाल नदी है, एक बड़ी नदी है। यह पहाड़ों से आकर आती है, यह हिमालय क्षेत्रों से निकलती है। और जब यह असम राज्य में पहुंचती है तो इसको मैदान मिल जाता है, यानी एक प्लेन सरफेस मिलता है, जिसके वजह से इस नदी का जो यानी यदि गति की बात करी जाए तो थोड़ा सा धीमी हो जाती है। और नदी जब, जैसे आप ऐसा समझ सकते हैं कि जब नदियां बहती हैं तो आप देखते हैं यदि बहुत तेज बहाव में बहती हैं, और यदि हम बात करें कि यदि उनमें ढलान ना हो, यानी थोड़ा मैदान हो जाए, तो वो नदी आप देखेंगे कि थोड़ा और चौड़ी होती जाती है। जैसे कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि यदि आप अपने कमरे में या किसी टेबल में पानी एक गिलास डाल दीजिए, ये तो आप देखेंगे कि वो पानी यहाँ वहाँ फैलने लग जाता है। लेकिन यदि उसमें यदि धारा बन जाए या ऐसा बहाव बन जाए या ढलान बन जाए तो पानी तेजी से फिर एक और चला जाता है। लेकिन बस यही आपको समझना है कि आपका कमरे में भरा वो पानी जैसे कि चारों ओर फैलने लग जाता है, क्योंकि उसके यदि ढलान ना हो तो वो बाहर की ओर किसी दूसरे जगह नहीं जा पाता, वहीं भरा रह जाता है। तो बस यही वाली बात थी इस ब्रह्मपुत्र में भी कि जब ब्रह्मपुत्र नदी यह तिब्बत से, अरुणाचल प्रदेश से होते हुए जब असम राज्य में आती है तो बहुत तेजी से आती थी। और असम राज्य में पहुंचते ही यहाँ पर उसने मतलब एक प्लेन सरफेस मिला, यानी एक मैदानी क्षेत्र मिला, जिससे ये नदी और चौड़ी हो गई। और वहाँ पर हमने देखा कि जब उसके साथ इतना ज़्यादा मलबा है इस ब्रह्मपुत्र नदी में, यानी इसके साथ इतना ज़्यादा डेल्टा है, रेत कंकड़ मिट्टी पत्थर है, तो उसने इस नदी ने क्या किया कि इस मलबे को यहाँ पर इसने फैला दिया। तो नदी ऐसे बहते आ रही थी और बीच बीच में उसने इतना सारा इकट्ठा एक मलबा करते गई और यहाँ वहाँ से बहती गई। तो ऐसा कुछ क्षेत्र जिससे आप समझ सकते हैं
कि यहाँ पर एक कैसी स्थिति बन गई, आप समझ सकते हैं कि यह नदी आ रही है और यहाँ पर इकट्ठा इसने एक मलबा रख दिया, तो यहाँ पर यह क्षेत्र क्या बन गया, द्वीप बन गया। क्योंकि द्वीप की परिभाषा ही यही हमने बताई है कि चारों ओर यदि बात करी जाए कि द्वीप उसे कहा जाता है जो ऐसा क्षेत्र जो चारों ओर पानी से घिरा हो, उसे ही तो द्वीप कहा जाता है। तो ऐसी कुछ स्थिति बनी जिससे यहाँ पर एक द्वीप का निर्माण हुआ और यह द्वीप नदी पर बना द्वीप है, जैसा कि मैंने अभी इसमें बताया। ठीक है, मैप में आप यहां से समझ सकते हैं ये नदी बह रही है और बीच में ये काले काले डॉट जो मैंने बनाए हैं, ये इसका मतलब यही है कि यहां पर बहुत सारा मलबा इकट्ठा हो गया है और इसके वजह से अब यह चारों ओर उससे पानी बह रहा है, तो यह द्वीप ही कहा जाएगा इसे, और यह नदी पर बना द्वीप कहलाया जाएगा। तो हमने यही सीखना है कि यह द्वीप जो है जिसका नाम है मांजुली द्वीप, यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जिला है। यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जिला है जिसे हम मांजुली द्वीप कहते हैं। ठीक है, इतना आप समझ सकते हैं। यह मांजुली द्वीप यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जिला है जो कि असम राज्य में है, ब्रह्मपुत्र नदी में है। यह ब्रह्मपुत्र नदी में बना असम राज्य में यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जिला घोषित किया गया है, इसे याद रखिएगा आप। ठीक है, तो यह मांजुली द्वीप यहां से क्वेश्चन बन जाता है कि मांजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जिला है, मैंने ये लिख दिया है। ठीक है, तो आप इसको जानकारी के लिए जानते रहिए। इसके साथ साथ यदि बात करी जाए कि यहां से एक क्वेश्चन यह भी बन सकता है कि जब यह सबसे बड़ा नदी द्वीप जिला है तो सबसे यदि पूछा जाए कि भारत देश का यह तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जिला है, यदि भारत का सबसे छोटा यदि द्वीप की बात करी जाए यानी नदी द्वीप की बात करी जाए, भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा है, तो एक इसी पर ही बना है, ब्रह्मपुत्र नदी पर ही बना है, बहुत ही सुंदर है, असम राज्य में ही बना है और इसका नाम है सबसे छोटा नदी द्वीप जिसे हम कहते हैं उमानंद। ठीक है, वो जिला था, वो मांजुली एक जिला था, इसलिए वो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जिला कहलाया। वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा नदी द्वीप जिला है। लेकिन यदि द्वीप की बात करें, जो कि नदी पर स्थित द्वीप की बात करें और सबसे छोटे द्वीप की बात करें, तो भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप जिसका नाम है उमानंद, याद रखिएगा यह भी ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ठीक है, तो क्वेश्चन सर्वाधिक पूछा जाता है मांजुली द्वीप किस नदी पर है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। यह नदी द्वीप जिला जो है यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जिला है और यह असम राज्य में स्थित है। साथ ही साथ यदि बात करी जाए कि एक पुल की जिसका नाम है भूपेन हजारिका पुल, मैंने इसके बारे में यहां पे भी जानकारी लिखी है, आप देख सकते हैं। यह भूपेन हजारिका की यदि बात करी जाए तो यह भूपेन हजारिका ब्रिज जिसे हम ढोला शदिया ब्रिज भी कहते हैं। ठीक है, यह भूपेन हजारिका ब्रिज या जिसे हम ढोला शदिया ब्रिज भी कहते हैं, यह लोहित नदी पर बना है। और लोहित नदी आपने पढ़ी थी कि यह ब्रह्मपुत्र की यानी जिसे हम अरुणाचल प्रदेश में इसे हम दिहांग कहते हैं, इस नदी को इसी की एक सहायक नदी है लोहित, यानी ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है लोहित और इसी नदी पर बना है यह कौन सा ब्रिज, ढोला शदिया या जिसे ही हम भूपेन हजारिका ब्रिज कहते हैं, इसका नाम है भूपेन हजारिका ब्रिज। ठीक है, तो याद रखिएगा इस भूपेन हजारिका ब्रिज के बारे में, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह हमारे देश का सबसे लंबा यह एक क्या है, ब्रिज है, याद रखेंगे। ठीक है, यह हमारे देश का सबसे बड़ा यानी सबसे लंबा ब्रिज है जिसे हम कहते हैं भूपेन हजारिका ब्रिज। यह देश का, मैंने लिख भी दिया है, सबसे बड़ा सड़क पुल ब्रिज है। 9.15 किलोमीटर का यह एक सड़क पुल ब्रिज है। यह सदिया यानी असम से ढोला अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी लोहित में बना है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह मैंने बनाया है। यह दोस्तों यह ब्रह्मपुत्र नदी की जो सहायक नदी है लोहित, इसको एक छोर से दूसरे छोर यानी हम देखें कि जो सदिया जो कि आप देखते हैं ये सदिया जो कि यहाँ पर ये बना है सदिया। ठीक है, आप ये जगह है सदिया असम राज्य में और यह सदिया यानी असम राज्य को अरुणाचल प्रदेश यानी उन पूर्वोत्तर जिले आप जानते हैं, यहाँ पर बड़ा ही एक हिमालयी क्षेत्र है और यहाँ बहुत ही ज़्यादा पर्वत और पहाड़ियाँ हैं। तो यहाँ पर रोड की बहुत अच्छी कनेक्टिविटी और बहुत अच्छी मतलब अगर देखें तो बहुत अच्छे से यहाँ पर कनेक्टिविटी नहीं बन पाया करती है। और अरुणाचल प्रदेश आप जानते हैं ये चाइना बॉर्डर से जुड़ा है और अरुणाचल प्रदेश में ही आप जानते हैं कि चाइना हमें कई बार मतलब यहाँ परेशानियाँ खड़ी करता है। यह हमारा पड़ोसी दुश्मन भाई यह चाइना,
इसके बारे में आप भली भांति जानते हैं। तो यह चाइना, यह अगर हम देखें तो यहाँ पर यदि इस तरह सरकार यदि अच्छी कनेक्टिविटी बनाती है तो यह राष्ट्रीय के लिए भी, सेना के लिए भी और बहुत सारी चीज़ों के लिए और वहाँ के ट्रैवल और वहाँ के लोगों के लिए भी बड़ी आसानी होगी। तो इसीलिए यहाँ पर बना है यह देश का सबसे लंबा यह ब्रिज, सड़क पुल ब्रिज, जिसका नाम है भूपेन हजारिका। ठीक है, 9.15 किलोमीटर में यह बना है। ये सदिया, असम को, यह ढोला जो कि अरुणाचल प्रदेश का ये बॉर्डर है, असम और अरुणाचल प्रदेश का ये बॉर्डर वाला क्षेत्र है, यानी अरुणाचल प्रदेश को यह जोड़ता है, यह भूपेन हजारिका। यह भूपेन हजारिका की यदि बात करी जाए तो भूपेन हजारिका असम राज्य के ही रहने वाले थे। यह इनको हम देखेंगे कि इनको भारत रत्न में मिला है। यह एक संगीतकार थे और साथ ही साथ इनको यदि बात करी जाए तो यह पद्मश्री, पद्म विभूषण, इन जैसे अवार्ड से भी इन्हें नवाजा गया है। यह बहुत ही एक फेमस व्यक्ति हैं। इन्हें हम देखें कि इनको यदि बात करी जाए तो भारत रत्न भी मिला है भूपेन हजारिका जी को। तो आप याद रखिएगा, इन्हीं के नाम पर ही इस ब्रिज का नाम रखा गया है। दूसरी बात, एक ब्रिज और है जिसका नाम है बोगीबील ब्रिज। यह बोगीबील ब्रिज यदि बात करी जाए तो यह एक रेल रोड ब्रिज है। यह एक रेल रोड ब्रिज है। यह रेल रोड ब्रिज यह बहुत ही फेमस है। यदि बात करी जाए तो यह भारत का सबसे लंबा ब्रिज है। यह एक, यदि बात करी जाए तो यह एक रेल रोड ब्रिज है, इसलिए हम इसको कहेंगे कि यह रेल रोड ब्रिज होने के वजह से यह भारत का सबसे लंबा ब्रिज है। और रेल रोड का मतलब ये है कि हम देखेंगे कि उसमें मतलब नीचे की ओर ट्रेनें चलेंगी और ऊपर क्या चलेगा, यह सड़क बनाई गई है। यह 3 लाइन एक सड़क है और हम देखते हैं कि यह इसकी लंबाई यह 4.94 किलोमीटर है और यह हमारे देश का सबसे बड़ा रेल रोड ब्रिज है। और यह डिब्रूगढ़ यानी जो कि असम राज्य में है और पासी घाटी जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, यह इनको जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो यह देश का यानी मतलब बहुत अच्छी बात है इसमें, यह हमारे देश में यह जो रेल रोड ब्रिज बनाया गया है और यह एक गर्व की भी बात है। ठीक है, बहुत ही सुंदर यह ब्रिज बना है और राष्ट्रीय हित के लिए भी और सेना की दृष्टि से भी यदि हम बात करें तो आज हम आसानी से हम इन पूर्वोत्तर राज्यों में यानी सेना भी बहुत आसानी से पहुंच सकती है। 1962 का आपने पढ़ा होगा। यदि हम एक दुर्भाग्य की बात है कि हम चाइना से युद्ध हारे थे और हारने का मतलब कुछ कारण ऐसा भी हम कह सकते हैं कि हमारी अच्छी कनेक्टिविटी नहीं थी। और यदि बात करी जाए कि अगर इस तरह की सुविधाएं होती और ऐसा कुछ पहले अगर बन गया होता तो हम चाइना से शायद ही युद्ध हारते, क्योंकि हमारी सेनाएं आसानी से इन ब्रिज के माध्यम से अपने सारा साजो सामान, चाहे तो टैंकर हो या कोई भी चीज़ें हों, बहुत आसानी से हम पहुंच सकते थे। क्योंकि इन ब्रिज के बनने के बाद 500 से 600 किलोमीटर का रास्ता कम हो जाता है, क्योंकि यह यदि बात करी जाए तो यह ब्रह्मपुत्र नदी पर ही बना है यह ब्रिज, और यह ब्रिज भी ब्रह्मपुत्र नदी पर ही बना है। आप जानते हैं ये लोहित नदी जो कि ब्रह्मपुत्र की ही सहायक नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी बहुत ही ज़्यादा चौड़ी नदी है असम राज्य में, अभी मैंने आपको बताया। तो इससे घूमकर ही जाना पड़ता था अरुणाचल प्रदेश पहुंचने के लिए, और इसलिए अब इसके ऊपर जब ब्रिज बन जाता है तो हम आसानी से 500-600 किलोमीटर की दूरी कम हो जाती है यहाँ पहुँचने के लिए। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा है, ये बहुत अच्छी बात है, हमारे देश की बहुत हमारे गर्व की विषय है। यदि बात करी जाए इस तरह यदि ब्रिज बनते हैं तो यह बोगीबील ब्रिज याद रखिएगा, यह एक रेल रोड ब्रिज है और यह हमारे भारत का 4.94 किलोमीटर में इसकी लंबाई है और देश का यह सबसे बड़ा रेल रोड ब्रिज है। और यदि बात करी जाए भूपेन हजारिका की तो यह सबसे बड़ा एक सड़क पुल है, यह एक रेल रोड ब्रिज है। दोनों में अंतर यही है कि यह ट्रेन के साथ साथ सड़क भी है और यहाँ पर सिर्फ सड़क है भूपेन हजारिका में। ठीक है, तो इन बातों को आप ध्यान रख सकते हैं। तो इसी तरह था यह ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। यह ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में आज हमने सीखा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में कोई बढ़िया सा टॉपिक पढ़ेंगे। तो जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।